हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसमें कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट का नेक्स्ट टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है। तो आज हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसका मतलब है लोकतांत्रिक सरकार। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You know that the main features of a democracy is that people have the power to elect their leaders. So in a sense, a democracy is a rule by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. कि हम ये कहें कि भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए जो है संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में जो है लोकतंत्र लोगों का ही क्या होता है, शासन होता है। Democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. These make representative meet and make decision for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर हम कहें कि सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. Can you believe that there are a time when governments did not allow women and the poor to participate in the elections? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? और अगर हम कहें कि इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन एंड द ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड to vote. This means that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and the regulation that these few men made. कि हम कहें कि अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये चुने हुए या गिने चुने जो पुरुष होते थे ये बनाते थे। अगर अब हम आगे बात करें इसमें कि इन इंडिया before independence only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult फ्रेंचाइजी। कि भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी ज़ोर शोर से यह मांग उठाई कि अब हम ये कहें कि सबको वोट देने की आज़ादी के लिए उन्होंने मांग उठाई। राइटिंग द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सैड कि हम ये कहें कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, उन्होंने जब उसमें लिखा, उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन
who has got wealth should have the vote, but that man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of the brow day and in the day out should not have the vote for the crime of being a poor man। तो गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का क्या किया है, गुनाह किया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। उससे पहले एक स्टोरी यहाँ पे आपको दी हुई है, तो मैं वो स्टोरी भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से। वोट्स फॉर वुमेन। तो वोट्स फॉर वुमेन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है आपको, तो ये स्टोरी आपको इजी रहेगी। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट willing share power all over Europe and USA, women and the poor have had to fight for the participation in government. Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called women's suffrage movement, as in the term of suffrage usually means right to vote। कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकार जो है, वोट के लिए जो है किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन में जो है महिला मताधिकार, इसको महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं, और अंग्रेज़ी में हम इसे कहें कि सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ड्यूरिंग द वॉर मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क। कि इस वर्ल्ड वॉर के दौरान पुरुष जो थे वो लड़ाई में चले गए और महिलाएं जो हैं वो कहाँ रह गई, घर पे रह गई। मैनी वुमेन बिगन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। और उस समय में बहुत सारी औरतें जो थी उन्होंने व्यवस्था करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। तो लोगों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी क्यों गलत रूढ़िवादी अवधारणाएं जो है वो बना रखी थी। And managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes. Stereotype का मतलब क्या है कि जो भ्रांतियाँ लोगों ने उन महिलाओं के लिए बना रखी थी कि महिलाएं कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। तो जो रूढ़िबद्धता जो थी लोगों के अंदर, वो स्टीरियोटाइप जो थी वुमेन्स के लिए, वो डिक्रीज़ हुई। एंड व्हाट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग, कि महिलाएं जो हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं। सो वुमेन टू बी सीन बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। कि महिलाएं जो हैं इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने का समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की जो साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। द सफ्रेजिटीज डिमांड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन्स, यानी जितनी भी महिलाएं उसके अंदर शामिल थी सब ने यह डिमांड की कि औरतों को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। एंड they demand here the chain themselves to railing in the public places। और इन्होंने हम ये कहें कि इस आंदोलन में जो है इनकी आवाज़ जो है वो उन्होंने सुनी, सभी ने, सब लोगों, महिलाएं जो हैं इस आंदोलन के अंदर, जो जितनी भी मताधिकार की इसमें महिलाएं इन्वॉल्व थी, वो सभी जो है जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया इन्होंने। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी। हम ये कहें कि मैनी सफ्रेजेट्स वर इम्प्रिजन्ड, उनको जेल भेज दिया गया। एंड वेंट ऑन द हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल उन्होंने की। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920
while women in UK got the vote on the same term as men some year later in 1928 कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद यानी कि हम कहें कि 1928 में मिला। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि किस तरह से वोट डालने का जो राइट है वो भी लोगों को काफ़ी स्ट्रगल के बाद में मिला। तो हमें जो अधिकार मिला है वोटिंग करने का जो एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए और हम ये कहें कि सही मायने में हमें सही सरकार का चयन करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश जो है वो क्या हो सके, डेवलपमेंट कर सके और हम एक सुदृढ़ देश का हिस्सा बन सकें। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, की सरकार क्या है, ये ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।